हेलो बच्चों, इससे पिछले लेक्चर में हमने पॉलिनेशन एजेंसियों के बारे में समझा था। आज की इस वीडियो में हम निषेचन के बारे में पढ़ेंगे, है ना, कि निषेचन क्या होता है ना, और इसकी प्रोसेस क्या होती है। देखिए, नर एवं मादा युग्मकों के संलयन को तकनीकी रूप से निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? निषेचन। जब नर और मादा युग्मक मिलते हैं तो इस प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं और इससे क्या बनता है? जाइगोट बनता है। एंजियोस्पर्म में सबसे पहले निषेचन को स्ट्रैसबर्गर ने मोनोट्रोपा प्लांट में देखा था। मोनोट्रोपा प्लांट में, है ना। अब देखिए, परागण के बाद परागकण स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं। कहां पर पहुंचेंगे परागकण? स्त्री केसर की वर्तिकाग्र पर। और वर्तिकाग्र पर क्या होगा? उनका अंकुरण होगा। देखिए, वर्तिकाग्र पर क्या पाया जाता है? शर्करा विलयन और नमी पाई जाती है, जिसकी वजह से ये जो परागकण हैं वो अंकुरित होना शुरू कर देते हैं। और क्या बनाएंगे अंकुरित होकर के? पराग नलिका बनाते हैं। और ये पराग नलिका वर्तिकाग्र से होते हुए कहाँ पर पहुंचेगी? अंड कोशिका के पास में पहुंचती है ना, मादा युग्मक के पास में पहुंचती है। अब देखिए, एंजियोस्पर्म तथा जिम्नोस्पर्म में नर युग्मक जो हैं वो अकशाभिकीय और अचलायमान होते हैं। कैसे होते हैं? अकशाभिकीय होती है, कशाभिका होती नहीं है, इस वजह से वो चलते नहीं है। उनको पहुंचाया जाता है, परागकणों को पहुंचाया जाता है। किसके द्वारा? कीटों के द्वारा, जल के द्वारा, जंतुओं के द्वारा, वायु के द्वारा, है ना। तो इन सब के द्वारा इन परागकणों को पहुंचाया जाता है मादा की वर्तिकाग्र तक, तथा वे पराग नलिका के द्वारा अंड कोशिका तक ले जाए जाते हैं, है ना। अब देखिए, निषेचन की यह विधि जिसमें पराग नलिका का निर्माण होता है, इसे साइफोनोगेमी कहते हैं। क्या कहते हैं? साइफोनोगेमी कहते हैं। और ये दो टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है? दो टाइप की। एक तो होता है मोनोसाइफोनस और दूसरा होता है पॉलीसाइफोनस। देखिए, मोनोसाइफोनस में अधिकांश जो एंजियोस्पर्म है या फिर कैप्सुला है, इन सब में क्या पाया जाता है? मोनोसाइफोनस पाया जाता है। इसमें क्या होता है कि एक ही जनन छिद्र के द्वारा पराग नलिका विकसित होती है। मतलब जो पराग नलिका बन रही होगी वो सिर्फ एक ही जनन छिद्र के द्वारा बनेगी। जो परागकण के जनन छिद्र होते हैं उनमें से सिर्फ एक ही छिद्र से क्या विकसित होती है? पराग नलिका विकसित होती है। तो इस टाइप के प्लांट्स को अपन मोनोसाइफोनस कहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी प्लांट हैं जिनमें बहुत सारे छिद्रों से कई पराग नलिकाएं विकसित होती हैं, एक से अधिक पराग नलिकाएं बनती हैं। उनको कहते हैं अपन पॉलीसाइफोनस। और ये पाया जाता है आपका मालवेसी और कुकुरबिटेसी कुल के पादपों में। समझ में आ गई बात? ठीक है, आगे चलिए। देखिए, पराग नलिका की वृद्धि के लिए बोरॉन और कैल्शियम तथा उच्चतम तापमान 20 से 30 डिग्री चाहिए होता है। एक उपयुक्त टेम्परेचर दे रखा है यहाँ पर 20 से 30 डिग्री। इसके अलावा कुछ पदार्थ और दे रखे हैं, जैसे कि बोरॉन है, कैल्शियम है, इनकी जरूरत पड़ती है। देखिए, पराग नलिका शीर्षस्थ वृद्धि यानी एपिकल ग्रोथ एवं रसायन वर्तन गतियां दर्शाते हैं। मतलब उसके शीर्ष पर वृद्धि होती जाएगी और वो कहां पर चलती जाएगी? अंड कोशिका की तरफ चलती जाएगी। और जैसे ही वो अंड कोशिका की तरफ पहुंच जाएगी, अंड कोशिका तक पहुंच जाएगी, तो निषेचन संपन्न हो जाएगा। और निषेचन 3 चरणों में संपन्न होता है। तो ये निषेचन की प्रक्रिया है। देखिए, सबसे पहला जो चरण है उसको कहते हैं अपन कि पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश होता है ना। दूसरा जो स्टेप है उसमें क्या होता है? पराग नलिका का भ्रूण कोश में प्रवेश होता है। पहले बीजांड में जाएगी और बीजांड से कहाँ पहुंच जाएगी? भ्रूण कोश में। और जैसे ही भ्रूण कोश में पहुंच जाएगी तो फिर क्या हो जाएगा? युग्मक संलयन हो जाएगा। और इसी को क्या कहते हैं अपन? निषेचन कहते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है अपना, वो है पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश। अब देखिए, पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश 3 तरीके से हो सकता है। मैंने आपको पहले ये डायग्राम पहले ही बताया था, जिसमें ये जो पूरा डायग्राम है ना, ये बीजांड का डायग्राम है। किसका डायग्राम है? बीजांड का। और ये जो छोटी सी आपको दिख रही है इस बीजांड में, इसको कहते हैं अपन बीजांड काय, या फिर इसको आप कह सकते हो गुरु बीजाणुधानी, है ना। इसको आप भ्रूण कोश भी कह सकते हो, जिसमें 7 कोशिकीय 8 केंद्र की अवस्था मैंने पहले ही बताई थी आपको, है ना। तो इस पूरे बीजांड के 2 सिरे होते हैं। एक तो होता है चलिजा सिरा और एक होता है माइक्रोपाइलर सिरा यानी बीजांड द्वारीय सिरा, है ना। तो जो पराग नलिका है वो आएगी तो इधर की साइड में ही, ये जो दिख रहा है ना आपको यहाँ पर, ये जो 3 कोशिकाएं यहाँ पर दिख रही हैं आपको, मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूं इसको। देखिए, पराग नलिका चाहे इस सिरे से आए, चाहे फिर इस सिरे से आए, या फिर इस सिरे से आए, कहीं से भी आए, लेकिन उसको पहुंचना कहां पे है? इन्हीं कोशिकाओं के पास में पहुंचना है। ये कोशिकाएं कौन कौन सी हैं? इनमें 2 कोशिकाएं जो बगल वाली होती हैं वो सहायक कोशिकाएं होती हैं, है ना। कैसी होती हैं? सहायक कोशिकाएं। और जो बीच वाली होती है, कौन सी? जो बीच वाली होती है
वो होती है अंड कोशिका, है ना। बीच वाली कौन सी होती है? अंड कोशिका होती है। देखिए इस टाइप से होता है, जैसे मान के चलिए कि ये जो आपकी क्या है, गुरु बीजाणुधानी है या फिर भ्रूण कोश है, तो ऊपर की साइड में पाई जाती हैं 3 प्रतिमुखी कोशिकाएं, है ना, और बीच में 2 ध्रुवीय केंद्रक होते हैं, और नीचे की साइड में 3 कोशिकाएं और पाई जाती हैं, है ना। तो ये जो बगल वाली कोशिकाएं हैं इनको कहते हैं अपन सहायक कोशिकाएं, और जो बीच वाली कोशिका होती है ना, उसको कहते हैं अपन अंड कोशिका। तो परागनलिका को इस सिरे पर पहुंचना होता है ना, इस वाले सिरे पर। अब देखिए परागनलिका 3 सिरों से इस बीजाणु में प्रवेश कर सकती है ना, लेकिन उसको पहुंचना कहां पर है? अंड कोशिका के पास में ही, यहीं पर पहुंचना है। तो एक तो होता है चलिजोगैमी। कौन सा होता है? चलिजोगैमी, जिसमें परागनलिका बीजांड में निभागी सिरे से प्रवेश करती है ना, और ये पाया जाता है आम में, अखरोट में और कैजुराइना में। दूसरा होता है मीजोगैमी, जिसमें परागनलिका कहां से घुसेगी? बीजांड में अध्यावरण व हाइलम के द्वारा। किसके द्वारा? अध्यावरण से घुस सकती है, इधर की साइड से, है ना, या तो अध्यावरण से या फिर हाइलम से। यहां पर हाइलम बताया था मैंने आपको, तो या तो हाइलम से घुसेगी या फिर अध्यावरण से जाएगी अंदर, है ना। और जो तीसरा टाइप होता है वो है पॉलीगैमी। इसमें क्या होता है, जो परागनलिका होती है वो बीजांड के बीजांडद्वारी सिरे से प्रवेश करती है ना, और ये अधिकांश एंजियोस्पर्म में ऐसा ही होता है। उदाहरण है कैप्सिला, लेकिन अधिकांश एंजियोस्पर्म में ऐसा ही होता है कि जो परागनलिका है वो बीजांडद्वारी सिरे से प्रवेश करती है। अगर क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ ले कि परागनलिका किस सिरे से बीजांड में प्रवेश करती है, तो आपको टिक करना है बीजांडद्वारी सिरे से, है ना, क्योंकि अधिकांश एंजियोस्पर्म में ऐसा ही होता है। ठीक है, अब आगे चलिए। देखिए पहला स्टेप था हमारा कि परागनलिका का बीजांड में प्रवेश, ये हो गया। अब दूसरा स्टेप होगा हमारा कि परागनलिका का भ्रूणकोश में प्रवेश, है ना। भ्रूणकोश में किस तरीके से प्रवेश करती है? भ्रूणकोश कहाँ है? ये जो छोटा सा दिख रहा है ना आपको, ये भ्रूणकोश है ना, जो मैंने अभी इससे थोड़ी देर पहले बनाया था गुरु बीजाणुधानी, वही भ्रूणकोश होता है। देखिए भले ही परागनलिका 3 मार्गों से बीजाणु में प्रवेश करती हो, भले ही परागनलिका 3 मार्गों से बीजाणु में प्रवेश करती हो, परंतु भ्रूणकोश में वह बीजाणुद्वारी छोर पर उपस्थित किसी एक सहायक कोशिका के द्वारा प्रवेश करती है ना। किसके द्वारा प्रवेश करेगी? किसी एक सहायक कोशिका के द्वारा प्रवेश करेगी। सहायक कोशिका कितनी होती हैं? 2 होती हैं, और दोनों के बीच में क्या पाया जाता है? अंड कोशिका। तो जो परागनलिका है वो किसी एक सहायक कोशिका की हेल्प लेती है भ्रूणकोश में प्रवेश करने के लिए, है ना। अब देखिए क्योंकि सहायक कोशिकाओं में फिलीफॉर्म अपरेटस पाया जाता है, और जैसे ही परागनलिका बीजाणुद्वारी छोर को स्पर्श करती है वैसे ही 2 परिवर्तन हो जाते हैं। कौन कौन से परिवर्तन हो जाते हैं? एक तो होता है नलिका केंद्रक या जो कायिक केंद्रक है वो नष्ट हो जाता है, और दूसरा जो परिवर्तन है कि ध्रुवीय केंद्रक संलयित होकर के द्वितीय केंद्रक बना लेता है। देखिए मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि फिलीफॉर्म एपरेटस जो होता है ना, वो परागनलिका के प्रवेश में हेल्प करता है ना, कुछ केमिकल्स रिलीज करता है, जिस वजह से परागनलिका सहायक कोशिका से होते हुए भ्रूणकोश में प्रवेश कर जाएगी। और जैसे ही भ्रूणकोश में चली जाएगी तो 2 परिवर्तन होते हैं भ्रूणकोश में। पहला जो परिवर्तन है कि जो परागनलिका में केंद्रक पड़ा रहता है, कौन सा केंद्रक? नलिका केंद्रक या कायिक केंद्रक जिसको कहते हैं, वो नष्ट हो जाता है। परागनलिका में कितने टाइप के केंद्रक होते हैं? 2 टाइप के। एक तो यही होता है नलिका केंद्रक या फिर कायिक केंद्रक, और दूसरा होता है नरयुमक, है ना। 2 नरयुमक होते हैं उसमें, या 2 नर केंद्रक कह सकते हैं उनको, है ना। 2 टाइप के केंद्रक होते हैं। तो ये जो नलिका केंद्रक है ये नष्ट हो जाता है परागनलिका में, है ना, और दूसरा जो बचता है वो आपका नर केंद्रक बच जाता है ना। इसके अलावा जो दूसरा परिवर्तन है वो होता है कि ध्रुवीय केंद्रक संलयित हो जाते हैं। ध्रुवीय केंद्रक कहाँ पाए जाते हैं? भ्रूणकोश में पाए जाते हैं, मैंने आपको बताया था, है ना। तो वो क्या होते हैं? संलयित होकर के द्वितीय केंद्रक बना लेते हैं। कहाँ है ध्रुवीय केंद्रक? एक बार मैं आपको डायग्राम बता देता हूँ। देखिए ये वाले जो है ना, ये ध्रुवीय केंद्रक हैं। ये दोनों संलयित होकर के क्या बना लेंगे? द्वितीय केंद्रक बना लेंगे, है ना। हो गया। अब तीसरा अपना स्टेप है, उसमें क्या होता है? युग्मकों का संलयन होगा, है ना। परागनलिका आ चुकी है अंड कोशिका तक, अब युग्मकों का संलयन होगा। परागनलिका किसी एक सहायक कोशिका द्वारा भ्रूणकोश में प्रवेश करती है ना। इसी के साथ वह सहायक कोशिका फट जाती है, नष्ट हो जाती है। तो सहायक कोशिका का काम यहीं पे खत्म हो गया, परागनलिका को प्रवेश करा दिया। अब यह परागनलिका अपने समस्त तत्वों को सहायक कोशिका या केंद्रीय कोशिका में छोड़ देती है।
इसके बाद निम्नलिखित तरीके से युग्मकों का संलयन होता है। कैसे संलयन होता है कि रिलीज ऑफ स्पर्म सेल हो गई, मतलब नर केंद्रक परागनलिका ने छोड़ दिए। अब इस डायग्राम को ध्यान से समझो। देखिए ये पूरा बीजांड ही बनाया है मैंने, जिसमें ये परागनलिका है ना, ये परागनलिका अंदर प्रवेश कर गई है और कहाँ पर पहुंच गई है, ये दो सहायक कोशिकाएं बना रखी हैं, एक इधर है एक यहाँ पर है, इधर की साइड में छोटी सी दिख रही होगी आपको, है ना, और ये जो बीच में दिख रही है वो अंड कोशिका है ना। तो परागनलिका में दो केंद्रक हैं। कितने केंद्रक हैं? दो। एक तो केंद्रक है ये वाला और एक केंद्रक ये वाला है ना। दोबारा से मैं दिखाता हूं एक बार आपको। एक तो ये वाला केंद्रक है, ये वाला, है ना, दूसरा यहां पर है ये वाला केंद्रक, है ना। तो ये जो केंद्रक है ये तो पहुंच जाएगा आपके ध्रुवीय केंद्रकों के पास में, है ना, और ये जो केंद्रक है ये कहां पर पहुंच जाएगा? अंड कोशिका के पास में, है ना। समझ में आ रही है बात? परागनलिका में कितने केंद्रक हैं? दो। देखो ये रहे, एक तो ये रहा केंद्रक और एक केंद्रक ये रहा। बस इतना ही समझना है कि ये दोनों केंद्रक कहां पर पहुंचते हैं, आपको डबल फर्टिलाइजेशन समझ में आ जाएगा, है ना। एक केंद्रक तो पहुंचता है कहां पे? इन ध्रुवीय केंद्रकों के पास में। ये दो नर केंद्रक हैं, ये दो नर केंद्रक हैं। एक केंद्रक कहां पर पहुंच जाएगा? ध्रुवीय केंद्रकों के पास में, और दूसरा केंद्रक कहां पर पहुंच जाएगा? अंड कोशिका के केंद्रक के पास में, है ना। यही हो गया आपका डबल फर्टिलाइजेशन। इतना समझ गए, आगे की कहानी पूरी समझ में आ जाएगी आपकी, ठीक। अब देखिए इस डायग्राम में बताया मैंने, ऊपर की साइड में जो है वो आपकी एंटीबॉडी सेल हैं, यानी प्रतिमुखी कोशिकाएं हैं, ये नष्ट हो जाएंगी थोड़ी देर बाद में। और ये आपके ध्रुवीय केंद्रक हैं, पोलर न्यूक्लियाई हैं दोनों, है ना। इनके पास में एक नर केंद्रक चलता हुआ आ रहा है और दूसरा नर केंद्रक जो है वो अंड कोशिका के पास में पहुंच रहा है ना। ये इस डायग्राम में मैंने इतना ही बताया है। फिर जैसे ही ये केंद्रक पहुंच जाते हैं उसके बाद में निषेचन हो जाएगा, और निषेचन होकर के क्या परिवर्तन आएंगे कि ये कोशिकाएं तो नष्ट हो जाएंगी थोड़ी देर बाद में। ये प्रतिमुखी कोशिकाएं हैं। जो केंद्रक पहुंचा था ध्रुवीय केंद्रकों के पास में, तो यहां पर इसने क्या बना लिया? तीन केंद्रक वाली संरचना बना ली। ये 3n स्ट्रक्चर हो गई, त्रिगुणित संरचना बन गई, जहां पर तीन केंद्रक हैं, दो ध्रुवीय केंद्रक हैं और एक नर केंद्रक है ना। क्या बन गया? भ्रूण पोष बन गया, जो कि आगे चल के क्या करेगा कि जो भ्रूण बनेगा इस अंड कोशिका में, इसको पोषण देने का काम करेगा, है ना। अब अंड कोशिका में क्या हुआ था कि नर केंद्रक प्रवेश कर गया, तो यहां पर भी द्विगुणित अवस्था बन गई। एक मादा का केंद्रक होगा अंड कोशिका का और एक होगा नर का केंद्रक, दोनों मिल गए तो उससे क्या बन गया? द्विगुणित अवस्था बन गई, जिसको अपन ने कह दिया जाइगोट बन गया। क्या बन गया? जाइगोट बन गया, जो आगे चल के क्या बना लेगा? भ्रूण बना लेगा, है ना। समझ में आ गई कहानी? अब देखिए ये डायग्राम हो गए। अब मैंने यहां पर इसी चीज को दोबारा से बताया लिख करके कि दो टाइप का निषेचन होता है, जिसको अपन दोहरा निषेचन कहते हैं। पहले निषेचन में तो क्या होता है कि जो नर युग्मक है, एक नर युग्मक, है ना, वो अंड कोशिका के युग्मक के साथ में मिल जाएगा, जिसको कहते हैं अपन सिनगेमी, और उससे क्या बन जाएगा? जाइगोट, द्विगुणित अवस्था बन जाएगी, जो पोषण लेकर के क्या बना लेगी? भ्रूण बना लेगी, है ना। तो ये तो पहला निषेचन हो गया। दूसरे में क्या होता है? दूसरा जो नर युग्मक है वो द्वितीय केंद्रकों के साथ में, जो ध्रुवीय केंद्रक थे जिन्होंने क्या बना लिया है? द्वितीय केंद्रक बना लिया है ना, उसके साथ में मिलकर के ट्रिपल फ्यूजन करता है, यानी त्रिगुणित अवस्था बना लेता है, और उसको कहते हैं अपन प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। क्या कहते हैं? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, PEN। ये त्रिगुणित अवस्था होती है ना, जो वृद्धि करके क्या बना लेगी? भ्रूण पोष बना लेगी, एंडोस्पर्म बना लेगी, है ना। और एंडोस्पर्म कितनी गुणित अवस्था है? 3 गुणित अवस्था है, त्रिगुणित अवस्था है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है ना, कि भ्रूण जो होता है वो द्विगुणित अवस्था का होता है और एंडोस्पर्म जो होता है वो त्रिगुणित अवस्था का होता है ना। दोहरा निषेचन समझ में आ गया? ठीक है ना, ठीक। तो मैंने यहां पर तो आपको डायग्राम से समझाया था, यहां पर मैंने आपको लिख करके समझा दिया है एरो से, और यही चीज मैंने यहां पर आपको लैंग्वेज में लिख दी है। तो आपसे किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछ लिया जाए, सेम ही चीज है, सेम कहानी है, आप जिस तरीके से लिखना चाहें उसी टाइप से लिख सकते हैं, है ना। डबल फर्टिलाइजेशन, जब एंजियोस्पर्म पादपों में एक समय पर दो प्रकार के फ्यूजन होते हैं, पहला फ्यूजन कौन सा था? सिनगेमी, और दूसरा फ्यूजन कौन सा था? ट्रिपल फ्यूजन, है ना। तो इस कंडीशन को कहते हैं अपन दोहरा निषेचन। सिनगेमी में क्या होता है? एक नर केंद्रक होगा
और एक मादा केंद्रक होगा यानी अंडकोशिका का केंद्रक होगा जो निषेचन करके जाइगोट बना लेंगे। और जो ट्रिपल फ्यूजन है त्रिसंलयन में क्या होता है, जो दूसरा नर युग्मक है वो पोलर न्यूक्लियाई के साथ में फ्यूज करके क्या बना लेता है, PEN यानी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना लेता है ना। तो ये हो गया आपका द्विनिषेचन। द्विनिषेचन में 3 युग्मक भाग लेते हैं। कौन कौन से युग्मक होते हैं? एक तो आपको पता है कि मादा का युग्मक होगा, और युग्मक है तो उसको आप केंद्रक भी कह सकते हो, इस बात को समझ लो, है ना। तो एक तो हो गया आपका मादा का युग्मक और 2 नर के युग्मक हैं, है ना। 3 युग्मक भाग लेते हैं। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इसलिए मैंने इसको लिख दिया यहां पर, है ना, कि 2 तो नर के युग्मक भाग लेते हैं, 1 मादा का युग्मक भाग लेता है, और 5 केंद्रक भाग लेते हैं। तो अगर केंद्रकों के हिसाब से गिनेंगे आप इनको तो ये 5 हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि 2 तो नर के केंद्रक हो गए, 1 मादा का केंद्रक हो गया और 2 ध्रुवीय केंद्रक हो गए। तो 5 केंद्रक भाग लेते हैं और 3 युग्मक भाग लेते हैं। समझ में आ गई बात? दोहरा निषेचन किस में पाया जाता है? एंजियोस्पर्म में पाया जाता है। ठीक है, आगे चलो। यहीं पर आपका जो है वो फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो गया है, लेकिन कुछ और टॉपिक्स हैं इसके साथ में जिनको आपको कवर करना है। एक छोटा सा टॉपिक है परागकण स्त्रीकेसर संकर्षण यानी पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। यह हालांकि निषेचन से पहले की अवस्था है। कब की अवस्था है? निषेचन से पहले की। देखिए, परागण के बाद वर्तिकाग्र पर परागकणों के आने से लेकर बीजांड में परागनलिका के प्रवेश होने तक की सभी घटनाएं, मतलब जब परागण हो जाता है और कोई जो परागकण है वो वर्तिकाग्र तक पहुंच जाता है, स्त्रीकेसर तक पहुंच जाता है, तो उसमें क्या होता है कि परागनलिका बनना शुरू हो जाती है। तो यहां तक की सभी जो घटनाएं होती हैं उनको क्या कहते हैं अपन? पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं उनको? परागकण अंडप संकर्षण कहते हैं। यह एक गतिक प्रक्रम है। कैसा प्रक्रम है? गतिक प्रक्रम है, जिसमें परागकणों को पहचानने के साथ परागकणों का अंकुरण एवं उनकी अस्वीकृति सम्मिलित होती है। देखो, होता क्या है कि कई बार किसी दूसरी जाति के, मतलब जैसे मान के चलिए किसी बबूल का जो परागकण है वो आम के स्त्रीकेसर तक पहुंच जाए, तो क्या उसका निषेचन होगा उन दोनों का? नहीं होगा। तो कभी कभी क्या होता है कि किसी दूसरी जाति का परागकण किसी दूसरी जाति के प्लांट के स्त्रीकेसर तक पहुंच जाता है, जिसकी वजह से उनमें पहचानने की क्षमता होती है स्त्रीकेसर में, तो वो क्या करती है कि उसको रिजेक्ट कर देती है, एक्सेप्ट नहीं करती है। इसी क्रिया को कहते हैं अपन परागकण अंडप संकर्षण, है ना। आगे मैंने यही लिखा है कि स्त्रीकेसर में क्षमता होती है कि वो पहचान सके कि उसके द्वारा ग्रहण किया गया परागकण सही प्रकार का है भी या नहीं है ना। यदि परागकण सही प्रकार का है तो स्त्रीकेसर उसे स्वीकार करके अंकुरण हेतु प्रोत्साहित करती है, और यदि परागकण गलत प्रकार का है, किसी दूसरी जाति का है, तो स्त्रीकेसर उसे अंकुरित नहीं होने देती है या फिर परागनलिका की वृद्धि को रोककर उसे अस्वीकार कर देती है ना। उपरोक्त घटनाएं परागकणों व स्त्रीकेसर के बीच निरंतर संकर्षण का परिणाम है ना। और इस संवाद की मध्यस्थता स्त्रीकेसर व परागकण के मध्य संकर्षण द्वारा होती है। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपसे बोर्ड में भी पूछा जा सकता है और नीट के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है ना। और हायर स्टडीज जब आप जाएंगे, बॉटनी पढ़ेंगे, तब भी आपको ये टॉपिक मिल जाएगा, है ना। अब देखिए, यहां से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ये छोटा सा मैंने टॉपिक तो नहीं है, लेकिन यहां पर मैंने निष्कर्ष निकाला है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं, तो इनको आपको ध्यान में रखना है, याद रखना है इनको, कि निषेचन के बाद में अंडाशय में होने वाले परिवर्तन कौन कौन से होते हैं। ठीक है, देखिए, इधर है निषेचन से पूर्व और इधर है निषेचन के बाद। निषेचन से पूर्व जो होता है बीजांड, वो किस में बदल जाता है? निषेचन के बाद में बीज में। बीजांड व्रंत किस में बदल जाएगा? बीज के व्रंत में। अंडाशय फल में बदल जाएगा, है ना। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि अंडाशय जो है वो निषेचन के बाद में किस में बदल जाता है? फल में। अंडाशय भित्ति, फल भित्ति में। नाभिका जो है वो बीज की नाभिका में बदल जाएगी। बीजांड द्वार जो है वो बीज के द्वारों में बदल जाएंगे, है ना। और जो अध्यावरण थे दोनों, वो बाह्य बीज चोल और अंत बीज चोल में बदल जाएंगे, है ना। बीजांड काय जो है वो नष्ट हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। दोबारा से देख लीजिए कि जो बीजांड है वो बीज बना लेगा, अंडा से फल बना लेगा, है ना। अंडा से भित्ति फल भित्ति बना लेंगी, ठीक है। अध्यावरण जो थे वो दोनों बाह्य बीज चोल अंत बीज चोल बना लेंगे। और जो बीजांड काय है
वो नष्ट हो जाता है। लेकिन किसी किसी प्लांट में ये बीजांडकाय बचा रह जाता है और उस अवशेष को कहते हैं अपन पेरिस्पर्म, है ना, परिभ्रूण, परिभ्रूण पोष। क्या कहते हैं उसको? परिभ्रूण पोष। ये क्वेश्चन पहले भी पूछा है और पूछा जा सकता है कि परिभ्रूण पोष किस में पाया जाता है? काली मिर्च में पाया जाता है। ये परिभ्रूण पोष क्या होता है? बचा हुआ बीजांडकाय होता है जो नष्ट नहीं होता है ना, कुछ बचा रह जाता है, उसको क्या कहते हैं अपन? परिभ्रूण कोष कहते हैं, परिभ्रूण पोष कहते हैं, है ना। कुछ और परिवर्तन भी होते हैं, जैसे कि प्रतिमुखी कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं, अंड कोशिका युग्मनज बना लेती है जिससे भ्रूण बनता है ना। और जो केंद्रीय कोशिका है वो पीईएन बनाती है जिससे भ्रूण पोष बनता है। भ्रूण पोष का काम क्या होता है? इस भ्रूण को पोषण देना, है ना। इसके अलावा सहायक कोशिकाएं जो होती हैं ये भी नष्ट हो जाती हैं, कायिक केंद्रक ये भी विलुप्त हो जाते हैं, है ना। तो इंपॉर्टेंट जो है इनमें से वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, आपको बीजांड ध्यान रखना है, बीजांड व्रंत ध्यान रखने हैं, अंडाशय ध्यान रखना है, अंडाशय भित्ति ध्यान रखनी है, और इसके अलावा बीजांडकाय ध्यान रखना है ना। और ये दोनों अध्यावरण आपको ध्यान रखने हैं। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है ये अंड कोशिका, है ना। इसके अलावा केंद्रीय कोशिका, ठीक। और वैसे तो ज़्यादा कठिन है भी नहीं, एक बार आप इनको फेरेंगे तो सब याद हो जाएंगे, है ना। तो आज हमने पढ़ लिया है कि निषेचन के बाद में जो है वो कौन कौन से परिवर्तन होते हैं। इसके अलावा परागण स्त्रीकेसर संकर्षण क्या होता है ना, दोहरा निषेचन क्या होता है। इसके अलावा निषेचन के जो आपके स्टेप्स हैं उनको पढ़ा है हमने, और निषेचन क्या होता है इसके बारे में जाना है ना। नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे साहब भ्रूण के परिवर्धन की, क्योंकि अब भ्रूण बन चुका है तो अपन अब जो है भ्रूण के परिवर्धन की या भ्रूण जनन की बात करेंगे, जिसको कहते हैं अपन एम्ब्रियोजेनेसिस, है ना। ये नेक्स्ट वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है।